पिछले 2 दिन से ये सदन सीएजी रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ व्हीकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इस पे चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय कई सदस्यों ने सिरसा जी से लेकर के हरीश खुराना, राजकुमार भाटिया जी, सतीश उपाध्याय जी, संजय गोयल जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अजय महावर जी, मारवा जी, शिखा राय जी, अनिल गोयल जी, अशोक गोयल जी, करनैल सिंह जी, लगभग 12 सदस्यों ने इस पे चर्चा करी। और विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं, जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के बाहर की ओर दौड़ जाते हैं कि उन्हें ये सब कुछ सुनना ना पड़े। करने में शर्म नहीं आई थी, पर सुनने में आती है उन्हें। करने में नहीं आई, सुनने में आती है, इसलिए चलिए, पर फिर भी अच्छा है, कुछ शर्म बाकी है। मैं आज उन बातों पे चर्चा नहीं करना चाहती जो उन्होंने किया। वो पूरे सदन ने बार बार सुना, कितनी बसेस की जरूरत थी, किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग या ना उपयोग करते हुए उन्होंने दिल्ली को व्हीकल से दूर रखा, कैसे मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकारों की कमी रही। जो काम करने चाहिए थे वो किए नहीं, जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। कुल मिलाकर के दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसका जिक्र बार बार माननीय सदस्यों ने किया कि दिल्ली की उम्र घट गई, दिल्ली को बीमारियां लग गई और वो नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आर्थिक रूप में नहीं की जा सकती। पर जो पिछली सरकारों ने किया वो नुकसान आगे ना हो, और जो ये नई सरकार जनता के हित में काम करे वो बहुत ही पहले दिन से ही सोच समझ के और दिल्ली के हित में हर कदम उठाए और वायु प्रदूषण की दिशा में ठीक से काम करे, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में 6,484 बसेस सड़कों पे दौड़ रही है, जबकि 11,000 बसेस का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए हैं, जिसमें से टीटीसी की 2400 बसें सीएनजी हैं और लगभग 1727 बसें ईवी हैं, और डिम्स की 1750 बसें सीएनजी हैं और 400 बसेस ईवी हैं। इन सारी बसेस के होने के बावजूद भी 6,484 इस साल के आखिरी में ये बसेस केवल 3850 रह जाने वाली हैं, क्योंकि 3,000 बसेस जो हैं वो इस दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगी। ये 3,850 बसेस जो रह जाएगी, इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी, उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया और ईवी बसेस। तो इस साल के आखिरी तक हम जो 3850 बसेस रह जाएंगी वो, उसमें 1500 बसेस और ईवी व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़ करके कोशिश करके लगभग 5,500 बसेस ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11,000 बसेस को ऑन रोड हम लेकर के आएंगे। इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है, किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली को उसकी बसेस दी जाए। जितना रूट रैशनलाइजेशन है कि जो रूट पे कम चल रही थी बसेस, कहीं कम कहीं ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं जाना और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पे खड़े रहना, इस पूरे रूट को दोबारा से मॉनिटर करते हुए बसेस को चलाया जाएगा, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संसाधनों का हो सके और हर प्रकार से पूरी दिल्ली के हर कोने तक
हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं पहुंच सके। मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि कैसे डिम्स का शेयर जो 100 करोड़ रुपए का था उसको 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। हम आज इस सदन के माध्यम से कहते हैं इसे भी हम लिटिगेशन में चैलेंज करेंगे, उस शेयर को वापस लेके आएंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि सरकार की पैसे का दुरुपयोग करे या सरकार के शेयर को बेच खाए। हम उस शेयर को वापस लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। इसके अलावा ईवी बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाने के लिए उनके चार्जिंग स्टेशंस और डिपोज का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में 77 डिपोज दिल्ली में है। उन सबको जितनी बसेस हमारी सड़कों पे रहेंगी उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग पॉइंट की संख्या, हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक इसे हम 18,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 30,000 प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, जो कि वर्तमान में केवल उसका 10% है। 4,793 इस टाइम सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर के चार्जिंग पॉइंट है, जिसे मैंने आपको बताया कि 48,000 चार्जिंग पॉइंट पे हम लेके जाएंगे ताकि दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। अध्यक्ष जी, हम इसके अलावा, ये तो बात हो गई पब्लिक सेक्टर की, परंतु केवल पब्लिक सेक्टर से काम चलने वाला नहीं है। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है, पिछले सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूँ, 6,80,000 टोटल व्हीकल खरीदा जाता है गया, और उसमें से 11% उसका मात्र 78,000 व्हीकल, जिसमें स्कूटर की बहुतायत है, वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस और प्रोत्साहित हो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे। ये हमारे एजेंडा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूँगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहां जो पॉलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है उसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की मॉनिटरिंग की कैपेसिटीज़ कि एक बस यदि ब्रेकडाउन हो गई, किसी सड़क के कोने में खराब हो गई, वो थी नांगलोई की बस और साउथ दिल्ली में चल रही है, साउथ दिल्ली में खराब हो गई तो खड़ी रहती थी वो बस कि नांगलोई से ही कोई बस ठीक करने के लिए आएगा और तब वो बस ठीक होगी और फिर जाकर, क्योंकि तब तक ट्रैफिक कंजेशन, तब तक पॉल्यूशन, हर पूरी वो असुविधा जनता को होती थी जिसकी और किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद किसी व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो गई तो जहाँ की वो बस शुरू हुई वो वहीं वापस जाएगी, फिर चार्जिंग लेगी और उसके बाद आगे काम करेगी। तो आप समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में कितना ज़्यादा समय का, साधनों का दुरुपयोग होता था। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को वर्तमान की सरकार कैटरिंग करेगी और जहाँ पे है इनके लिए समाधान देगी कि भाई अगर आपको बस ठीक करने के लिए जो कर्मचारी है वो आपको इमीडिएट जो लोकल आपका बस डिपो है अगर वहीं से आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको बिल्कुल नज़दीक के स्टेशन से, नज़दीक के डिपो से चार्जिंग मिल जाती है तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। ऐसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, उन सब को सरकार ध्यान में करके काम करने वाली है। और ये केवल दिल्ली के अंदर के व्हीकल्स का मामला नहीं है, वो जो लाखों व्हीकल दिल्ली के सारे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर रोज आते हैं, उसके अंदर आने के बाद में उनका क्या पॉल्यूशन लेवल है, वो किस पैरामीटर पे चल रहे हैं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन व्हीकल आया, कितना पॉल्यूशन दे गया, कोई चेक करने वाली अथॉरिटी नहीं है, ना इनके पास स्टाफ है,
ना इनके पास पॉलिसी थी, ना ये इस काम करने की इनकी मानसिकता थी। अब हम नई सरकार की ओर से दिल्ली से बाहर से आने वाले व्हीकल जो दिल्ली की बाउंड्रीज में आते हैं, उनके लिए भी एक नई पॉलिसी लाएंगे कि उनके लिए कौन सा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लागू होगा, उनको क्या क्या मायने होंगे, उन्हें क्या क्या करना होगा दिल्ली में आने से पहले, ताकि दिल्ली में आने वाला एक भी व्हीकल ऐसा ना हो जो दिल्ली को पॉल्यूशन देके जाए। इसकी पूरी योजना हम करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे साथियों से सुना कि कैसे रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए धांधलेबाजियां हुई। ये अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। परंतु नई सरकार की ओर से एंड ऑफ व्हीकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, या रिन्यूअल के लिए, या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जितने भी पैरामीटर है, उनको सख्ती से लागू किया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगी, ताकि कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और हर तरीके से जेन्युइन सर्टिफिकेशन सारे के सारे हमारे व्हीकल्स को दिया जाए। इसके अलावा 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शंस पॉइंट पे लगाए जाएंगे, जो कि सरकार का, जिसमें हम 1 रुपया भी खर्च करवाने वाले नहीं है। पीपीपी मॉडल पे इसको लेके आएंगे। इसके लिए हमने एजेंसीज को इनवाइट भी कर लिया है और हमारे पास बिट भी आनी शुरू हो गई है कि ऐसे 500 कैमरा जब ट्रैफिक जंक्शंस पे लगेंगे तो ना केवल हमें जो ऐसे व्हीकल ध्यान में आ जाएंगे जिनका कि टेन्योर पूरा हो चुका है, बल्कि ट्रैफिक के कारण वाले व्हीकल भी, पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स भी और अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे इन व्हीकल्स, इन कैमरास के हमें पता चलेगी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पूरे के पूरे वायु पॉल्यूशन में मदद करने वाला है, इसको कम करने के लिए। ISBT, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा, ISBT जो हमारे हैं, जहाँ पे मेन अड्डा रहता है ट्रैफिक का, बसेस का, और बहुत ज़्यादा कंजेशन वहाँ हो जाता है, उनको हम आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में लेकर के जाएंगे, ताकि जो सेंटर ऑफ द हार्ट है, जो दिल्ली का बिल्कुल मध्य एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक का जाम ना लगे और वहाँ पॉल्यूशन भी ना हो। इसके अलावा मेट्रो के 4th फेज के लिए, 5th फेज के लिए हमने अपने बजट में 3000 करोड़ रुपए रखे हैं, जो कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर लोगों को लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने प्राइवेट व्हीकल्स को जनता कम करे। और इस तरीके से पूरी योजना कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे। लगे हाथ एयर पॉल्यूशन की दिशा में केवल व्हीकल एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल इसका कारण रहते हैं, उसके बारे में भी जरूर मैं लगे हाथ बताना चाहती हूँ कि ये जो डस्ट पार्टिकल जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसमें हमें रोड डेवलपमेंट का समग्र विकास, कि जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को ठीक करना, जहाँ नहीं बनाने की आवश्यकता वहाँ नया करें, जो ब्राउन एरिया है, जो खुला एरिया है, मिट्टी वाला एरिया है, उसको भी हम कवर करें, चाहे पौधों से कवर करें या उस पर टाइल वर्क, सीमेंट वर्क, जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। इस तरीके से पूरी योजना बनाते हुए हमने अलग अलग हेड में बहुत अच्छे से इसकी योजना बना करके काम करने का प्रयास करेंगे। हम डस्ट पार्टिकल्स को कम करने के लिए आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पिछली जो सरकार है, जो वाटर स्प्रिंकलर्स चलाती थी, सरकार नहीं चलाती थी, सब कुछ एमसीडी के जिम्मे का रखा था। एमसीडी को सरकार कहती थी कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप वाटर स्प्रिंकलर्स, स्मोक गन्स, ये सब चलाइए, पर सरकार ने दिया नहीं और एमसीडी ने किया नहीं। एक भी एंटी स्मोक गन एमसीडी के माध्यम से उस समय चली नहीं। वाटर स्प्रिंकलर्स जेई के स्टोर में खड़े रहे, परंतु उन्होंने कोई काम नहीं लिया, तो वायु प्रदूषण होना ही था। और वो भी साल के 2 महीने की योजना बनती थी, केवल सर्दी के वो 2 महीने, जैसे कि पॉल्यूशन उसी समय होता है। जबकि हम सब देख रहे हैं कि आज यदि गर्मी से पहले का मौसम है या 12 महीने पॉल्यूशन एक समस्या बना रहता है। आपका AQI हमेशा इस स्थिति पे रहता है कि जिसको हर वक्त निगरानी करने की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स
1000 वाटर स्प्रिंकल मशीन को लेंगे। 250 वार्ड, हर वार्ड पे लगभग 4 मशीनें हम देंगे और ये पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार स्वयं करेगी, अपने एजेंसीज के माध्यम से करेगी। हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं, हम स्वयं ये सारी मशीनें चलाएंगे। और इसी तरीके से 70 विधानसभाओं पे 70 सिस्टम, जिसमें कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग इंटीग्रेटेड विद वाटर स्प्रिंकलर एंड स्मोक गन्स की एक ऐसी बड़ी मशीन जिसमें कि आपकी मैकेनिकल स्वीपिंग भी होगी, जिसमें आपका वाटर स्प्रिंकलर भी होगा और जो एंटी स्मोक गन भी उसी में जुड़ी होगी। ऐसी 70 मशीनों के साथ हमने पूरा प्रोजेक्ट बना के 300 करोड़ रुपए का फंड आपने इस बजट में रखा है, ताकि पूरा, और ये 2 महीने की योजना नहीं है अध्यक्ष जी, ये पूरा साल भर की योजना रहेगी जो कि सड़कों पे हमारी काम करेगी और दिखाई देगी। ये सारे के सारे हम एयर पोल्यूशन के तहत हमारी सरकार का पूरा एजेंडा जो हम करने वाले, बार बार कभी मीडिया कभी बाकी लोग पूछते हैं कि आप पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो आज इस हाउस के माध्यम से मैं आपका पूरी सरकार का एक विजन, एक पूरा लेआउट प्लान आपके सामने ये चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज का ध्यान रखेगा कि दिल्ली के हर कोने में कहाँ पे किस तरह की समस्या हमें दिखाई दे रही है और उसका समाधान। तो ऐसा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो आज तक की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसको इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार अपने इस शासन में चलाएगी। एनवायरमेंट पैरामीटर मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको हम करने वाले हैं, जो अभी 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिए, वो जो मैंने खुद नक्शा मंगवा करके उसको जब देखा तो वो मैंने देखा कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, और जो कि एक्चुअल आपका रियल टाइम वैल्यू नहीं दिखाता, आप ऐसी जगह पे वो स्टेशंस लगे हुए हैं और बहुत पुराने लगे हुए हैं, कोई 2010 के टाइम का, कोई कब। आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। आज हो सकता है वहाँ पे उसके पास में कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, कोई नया पेड़ उगाया है, तो वो जो एयर क्वालिटी उसको दिखानी है, उसका मापदंड वो सही प्रकार से नहीं आ पा रहा। इसलिए हमने 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस और लगाने का फैसला लिया है, जिससे कि पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग, एक वायु गुणवत्ता जो है उसका असली पैमाना आ जाए और उसको हम अच्छे से स्टडी कर सके। इसके अलावा धूल का एक बहुत बड़ा कारण हमारा सीएनडी वेस्ट भी होता है। आज की डेट में सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग का हमारे पास केवल 5000 टन का प्लांट है, जिसमें हम सीएनडी वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हो पाता है, वो भी यूटिलाइजेशन नहीं है। ना वो सीएनडी वेस्ट सड़कों से उठता है, ना वहाँ जाता है, ना उसको प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ कागजों में चल रहा है। परंतु आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग स्टेशंस को, इसकी हम जो कैपेसिटी है उसको और 1000 टन बढ़ा के 6000 तक लेके जाएंगे, और पूरी तरीके से सड़कों से वेस्ट उठे, वो मलबा उठे, स्टेशन तक पहुंचे, प्रोसेस हो, और उसमें से जो टाइल बने या जो सामान बन के निकले उसका पूरा उपयोग हो। इसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी और उसको पूरी तरीके से वर्केबल किया जाएगा। ऐसे ही लैंडफिल साइट्स, वर्षों तक पिछली सरकार केवल गाना गाती रही, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ के बाहर जाके फोटो खिंचवाते थे, फिर डालते थे, फिर कहते थे मैं खत्म कर दूंगा, 1 साल में खत्म कर दूंगा, 6 महीने में खत्म कर दूंगा, छड़ी घुमाऊंगा, हो जाएगा। केवल बातों से नहीं हो सकता अध्यक्ष जी, इसके लिए काम करना पड़ता है। और आप ध्यान कीजिए, मैं माननीय सदस्यों को भी बताना चाहती हूँ कि इन लैंडफिल साइट्स के ऊपर काम करने के लिए जो फंडिंग थी, हमेशा स्वच्छ भारत मिशन से 80% फंडिंग स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की गई, तो भी इन्होंने काम नहीं किया। इनको खर्चे की चिंता नहीं थी, केवल काम करना था, वो भी इनके बस की नहीं थी, इन्होंने काम नहीं किया केवल। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइम बाउंड रिमूवल ऑफ दीज 3 लैंडफिल साइट्स विल हैपन। इसको हम करेंगे और लगातार इसके ऊपर हमारा हर 3 महीने में इसका कितना एरिया हमने और इसको कवर कर लिया, कितना हमने इसमें से मटेरियल उठा दिया है, इसको हम पूरी तरीके से ध्यान करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट, जो डस्ट में एक बहुत बड़ा पार्टिकल रहता है,
वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए वहाँ पे नियम कायदे कानूनों को लागू किया जाएगा। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारे चल रहे हैं, कूड़े का निष्पादन एनर्जी में कन्वर्ट करके किया जा रहा है, उसका भी पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, उन प्लांट्स का ज़रूरत के अनुसार नया प्लांट खुले, उसकी भी हम चिंता करेंगे। और एक नया ई वेस्ट के ऊपर एक नया इको पार्क, जिसमें कि पूरे के पूरे शहर का ई वेस्ट प्रोसेस करने का काम दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि वो ई वेस्ट जो है दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं, खासकर यमुना पार्क की तरफ ई वेस्ट के ऐसे ऐसे लोगों ने अड्डे बनाए हुए हैं जहां वो उसको जलाते हैं और उसका जो धुआं होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ये वो साइट है एयर पोल्यूशन की जिसकी और कभी कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे कार्यकाल में इको पार्क जो है ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए साइंटिफिक तरीकों से हम इस पूरे ई वेस्ट को मैनेज करेंगे, इसको खत्म करेंगे, और वो भी बिना एयर पोल्यूशन के। ये इस सरकार का ध्येय है। अध्यक्ष जी, मैं आज आपके समक्ष से, आपके माध्यम से पूरी जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ, ना केवल इतना, इसके अलावा तीसरा पॉजिटिव काम कि दिल्ली में हरित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, पौधे लगे। इससे पहले की सरकारें पौधे लगाती थी परंतु कागजों में। मैं आपको अपनी शालीमार बाग विधानसभा का बताती हूं, पिछली सरकार की पिछली विधायक ने 8 करोड़ रुपए का टेंडर उठाया कि पौधे लगाएंगे सेंट्रल वर्जिस में। एक भी पौधा पूरे क्षेत्र में कहीं लगा नहीं, एक भी पौधा नहीं लगा। ऐसा हर जगह पूरी दिल्ली में हर जगह हुआ है कि कागजों पे पौधे लगे, उगे, पर जो फल निकला वो सरकार के ये लोग खा गए। कोई सरकार ने जो किया जनता को उसका 1% भी लाभ मिला नहीं। हमारी सरकार ने 70 लाख नए पौधे लगाने का काम करेंगे, ऐसा हमने प्रण किया है। और वो भी अकेले, देखिए मैं ये मानती हूँ कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव है, 70 लाख पौधे कोई सरकारी कर्मचारी अकेले नहीं लगा सकते, कोई सरकारें नहीं लगा सकती, जब तक कि आप उसमें समाज को इन्वॉल्व ना करें। और ये हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से स्कूल स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सामाजिक संस्थाओं को, सोसाइटी को, सबको इन्वॉल्व करते हुए हम ये 70 लाख पौधों का जो टारगेट है इसको अचीव करेंगे। दिल्ली में पौधे लगाएंगे और पर्यावरण रक्षक नाम से एक नई टीम, एक नए योद्धा खड़े करेंगे जो दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। और उनके लिए हम समय समय पे अलग अलग उनको सम्मानित करने के कार्यक्रम भी करेंगे, ताकि ये जो दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर, पॉल्यूशन फ्री बनाने का जो टारगेट है वो केवल सरकारों का ध्येय नहीं है, केवल सरकारों का लक्ष्य नहीं है। ये दिल्ली, पूरी दिल्ली की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, पूरी दिल्ली इसमें शामिल हो, हर दिल्ली वासी का ये लक्ष्य हो। इस दिशा में हम काम करेंगे। अध्यक्ष जी, ये केवल सीएजी की रिपोर्ट ने जो बताया वो हम सब ने सुना, हम सब ने देखा कितनी शर्मनाक तरीके से सरकारों ने इस पे काम किया। और शर्म की बात और ये भी है कि वो अपने कर्मों को देखना नहीं चाहते, रोज एक नया मुद्दा ले आएंगे जनता का ध्यान भटकाने के लिए। भाई आप अपने घर की, आप पूरे इस हॉल की लाइट बंद करके बैठ जाइए मोमबत्ती जला के, आपको कौन पूछ रहा है? आप कभी कुछ बोल देते हैं, आप कभी कुछ बोल देते हैं, कौन कह सकता है? आपको कोई देखने वाला है कि जी आपका पावर कट हुआ, फोटो डाल दी मैडम ने मोमबत्ती लगा के? मेरा भी आज कैंडल लाइट डिनर करने का मन कर रहा है, मैं भी लगा लेती हूँ, मैं भी वो फोटो डाल दूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में लाइट नहीं है। अब इसके ऊपर भी सीएजी रिपोर्ट बिठानी पड़ेगी कि मैडम ने ऐसा किया, क्या किया। तो ये बड़ी गलत तरीका है दिल्ली की जनता को गुमराह करने का। परंतु हमारी सरकार पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव दिशा में काम करेगी, इसका मैं दिल्ली की जनता को और इस पूरे सदन को विश्वास दिलाती हूं। और अपनी बात को, अब देखो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, आखिरी में एक शेर बोलना बहुत जरूरी है। अब तो मारवाड़ जी ने भी बोलना शुरू कर दिया है, तो बोलना ही पड़ेगा कि ये जो नए मंसूबे हैं, कि ये जो नए मंसूबे हैं, ये जो नई तामीरें हैं, जो हमने इतना बड़ा लेआउट प्लान बताया है, कि ये जो नए मंसूबे हैं, ये जो नई तामीरें हैं, आने वाली कल की कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं।
आने वाली कल की कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं, हम ही रंग भरेंगे इनमें, हम ही रंग भरेंगे इनमें, हम ही इन्हें चमकाएंगे। नवयुग आप नहीं लाएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को हम लाएंगे, नवयुग को हम लाएंगे।